I am Dr. Sarita Khandelwal, Assistant Professor of Chemistry from GDB गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज। स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं कि हम बीएससी पार्ट सेकंड की यूनिट थर्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आने वाली यूनिट थर्ड कार्बोनिल कंपाउंड्स की स्टडी कर रहे हैं। और अभी हमारे जो लेक्चर्स में चल रहा है वो है केमिकल रिएक्शंस ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स। बच्चों, कार्बोनिल कंपाउंड्स की केमिकल रिएक्शंस काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। अब तक आप 8-9 नेम रिएक्शंस ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स पढ़ चुके हैं। कार्बोनिल कंपाउंड्स की जो नेम रिएक्शंस होती है वो कंपटीशंस में भी काफ़ी पूछी जाती है। तो आपको इन रिएक्शंस को बहुत अच्छे से इनका अध्ययन करना है, इनकी स्टडी करनी है, और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस बुक चैप्टर के पीछे होते हैं वो भी आपको निकाल के देखने हैं, जिससे कि आप जो रिएक्शंस है उसकी मैकेनिज़्म है उसको अननोन जो कोई क्वेश्चन आ जाए और आपको प्रोडक्ट बनाने को दे दिया जाए तो आप उसे अप्लाई कर सकें। तो उसी के कंटिन्यूशन में आज हम कुछ केमिकल रिएक्शंस और देख रहे हैं कार्बोनिल कंपाउंड्स की, जिसमें से फर्स्ट है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स के साथ रिएक्शन। कार्बोनिल कंपाउंड्स की ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ जो रिएक्शंस होती है और एडिशन कंपाउंड मिलता है वो काफ़ी फेमस रिएक्शंस होती है। आपको पता है कि कार्बोनिल कंपाउंड्स की जब जीआर के साथ रिएक्शन कराई जाती है तो अल्कोहल मिलते हैं, और अल्कोहल प्राइमरी होगा, सेकेंडरी होगा, टर्शियरी होगा। ये कार्बोनिल कंपाउंड के नेचर पे डिपेंड करता है कि एल्डिहाइड है कि कीटोन है। बच्चों, ये जो कार्बोनिल कंपाउंड की जीआर से रिएक्शन है इसको हम अल्कोहल की सिंथेसिस में अल्कोहल चैप्टर में काफ़ी डिटेल में पढ़ चुके हैं, इसलिए इसका यहाँ डिटेल में अध्ययन नहीं करेंगे। बस ब्रीफली आप ये समझ लीजिए कि जब कार्बोनिल कंपाउंड्स की जीआर के साथ रिएक्शन कराई जाती है तो अल्कोहल्स का निर्माण होता है, और अल्कोहल 1 डिग्री होगा, 2 डिग्री होगा, 3 डिग्री होगा। ये कार्बोनिल कंपाउंड के नेचर पे डिपेंड करता है कि एल्डिहाइड है कि कीटोन। तो ये हो गई ग्रिग्नार्ड अभिकर्मकों के साथ कार्बोनिल कंपाउंड की रिएक्शन। अब आता है एसिटिलाइडों के साथ कार्बोनिल कंपाउंड्स की रिएक्शन। तो इस रिएक्शन में आप देखिए कि जो एसिटिलाइड हैं ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेंगे, और जो कार्बोनिल कंपाउंड है वो सबस्ट्रेट की तरह काम करेंगे। आपको पता है कार्बोनिल कंपाउंड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देते हैं। ये जो एसिटिलाइड है ये बेस की तरह और न्यूक्लियोफाइल दोनों की तरह काम करते हैं, क्योंकि इनके कार्बन पर नेगेटिव चार्ज होता है। ये नेगेटिव चार्ज से कार्बोनिल कंपाउंड पे अटैक करते हैं और इस तरह का इंटरमीडिएट बनाते हैं। ये फर्स्ट स्टेप जो है वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन हो गई, और एडिशन प्रोडक्ट हमें मिल गया। फिर ये जो हमें एडिशन प्रोडक्ट मिला है, जब इसकी हाइड्रोलाइसिस की जाती है तो हमें एल्केनोइक अल्कोहल की प्राप्ति होती है। एल्काइनोइक अल्कोहल में डबल बॉन्ड और अल्कोहल दोनों ही फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। तो जब कार्बोनिल कंपाउंड की एसिटिलाइडों के साथ रिएक्शन कराई जाती है तो एल्केनोइक अल्कोहल मिलता है, और ये रिएक्शन भी कार्बोनिल कंपाउंड की न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के समान है। यहाँ पर जो एसिटिलाइड्स हैं ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर रहे हैं। अब हम देखते हैं पॉलीमराइजेशन रिएक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स। बच्चों, जो लोअर एल्डिहाइड होते हैं ये एसिड की प्रेजेंस में निश्चित संगठन मतलब एक फिक्स कंपोजिशन वाले पॉलीमर्स का निर्माण करते हैं। जो हायर एल्डिहाइड्स और कीटोन होते हैं इनके जो पॉलीमर बनते हैं उनका कोई फिक्स कंपोजिशन नहीं होता। कंपोजिशन मतलब कि पॉलीमर में कितने मोनोमर है प्रेजेंट, तो वो संख्या लोअर एल्डिहाइड और कीटोन्स के लिए तो फिक्स होती है, हायर एल्डिहाइड और कीटोन्स के लिए फिक्स नहीं होती है। फॉर एग्जांपल, जब गर्म किया जाता है फॉर्मल्डिहाइड को एसिड की प्रेजेंस में, ये एसिड की प्रेजेंस में गर्म कर रहे हैं, तब अब फॉर्मल्डिहाइड के 3 मॉलिक्यूल मिलकर ट्राईऑक्सेन का निर्माण करते हैं। ट्राईऑक्सेन फॉर्मल्डिहाइड का एक पॉलीमर हो गया। इसी तरह जब n मॉलिक्यूल्स फॉर्मेलिन के वाटर के साथ इसका वेपोराइजेशन कराया जाता है तो पैराफॉर्मल्डिहाइड का निर्माण होता है। तो पैराफॉर्मल्डिहाइड भी फॉर्मेलिन या फॉर्मल्डिहाइड का जो है पॉलीमर होता है। इसी तरह जब एसिड की प्रेजेंस में 0 डिग्री पर एसिटाल्डिहाइड का पॉलीमराइजेशन किया जाता है तो 4 मॉलिक्यूल एसिटाल्डिहाइड मिलकर मेटा एल्डिहाइड का निर्माण करते हैं। बच्चों, आपको इन पॉलीमर्स की स्ट्रक्चर याद होनी चाहिए क्योंकि ये एग्ज़ाम में पूछी जाती है। तो
एसिटाल्डिहाइड के 4 मॉलिक्यूल मिलकर कौन सा पॉलीमर बनाते हैं? मेटा एल्डिहाइड। और रिएक्शन ड्राई HCl की प्रेजेंस में होती है 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर। बच्चों, फॉर्मल्डिहाइड फिनॉल के साथ बेसिक मीडियम में, ये फिनॉल है, ये फॉर्मल्डिहाइड है, ये बेसिक मीडियम है। जब फॉर्मल्डिहाइड की फिनॉल के साथ बेसिक मीडियम में रिएक्शन कराई जाती है तो पैरा और ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजाइल अल्कोहल एज अ प्रोडक्ट मिलता है, जिसका बाद में कंडेंसेशन होकर पॉलीमर का निर्माण होता है। ये जो रिएक्शन होती है वो लैड्रन मानसी रिएक्शन होती है। ये फिनॉल की रिएक्शन में हम डिटेल में यूनिट सेकंड में पढ़ चुके हैं, मैंने यूनिट सेकंड कंप्लीट करा चुकी हूँ। आप फिनॉल की रिएक्शन में जाकर इस रिएक्शन को डिटेल में पढ़ सकते हैं। तो ये रिएक्शन भी फॉर्मल्डिहाइड की फिनॉल के साथ पॉलीमराइजेशन की रिएक्शन है। इसमें जो ऑर्थो और पैरा हाइड्रोक्सी बेंजाइल अल्कोहल बनते हैं, इनका पॉलीमराइजेशन होता है। तो ये हो गई लैड्रन मानसी रिएक्शन, जिसे हम फिनॉल चैप्टर में डिटेल में पढ़ चुके हैं। बच्चों, एस्टर के कंडेंसेशन की एक बहुत ही फेमस नेम रिएक्शन है क्लेजन कंडेंसेशन। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट नेम रिएक्शन है। इसमें किसी एस्टर के साथ एस्टर अथवा कीटोन का कंडेंसेशन होता है, मतलब एस्टर का मॉलिक्यूल एस्टर के मॉलिक्यूल्स के साथ जुड़ता है, या कभी एस्टर और कीटोन का कंडेंसेशन होता है। तो इस कंडेंसेशन को क्लेजन कंडेंसेशन कहते हैं। इसमें एक्टिव मिथाइलिन समूह युक्त यौगिकों का निर्माण होता है। यह अभिक्रिया किसकी प्रेजेंस में होती है? सोडियम इथॉक्साइड, सोडामाइड जैसे बेसिक कैटलिस्ट की प्रेजेंस में होती है। तो अगर आपसे पूछे तो आप बताएंगे कंडेंसेशन किसका होता है? एस्टर का। ये एस्टर का एस्टर के साथ या एस्टर का कीटोन के साथ कंडेंसेशन होता है। और किसकी प्रेजेंस में होता है? बेसिक कैटलिस्ट, सोडियम इथॉक्साइड या सोडामाइड जैसे बेसिक कैटलिस्ट की प्रेजेंस में होता है। देखिए, ये इथाइल एसीटेट है, ये एसीटोन है। इनका कंडेंसेशन हुआ बेस की प्रेजेंस में और बीटा डाइकीटोन आपको फाइनल प्रोडक्ट के रूप में मिल गया। तो ये तो हो गया कि किस तरह से रिएक्शन हो रही है। इसकी मैकेनिज्म जब हम देखेंगे तो हमें डिटेल में समझ में आएगा कि रिएक्शन कैसे होती है। ये रही इसकी मैकेनिज्म। अब आप देखिए, सबसे पहले क्या होता है, जो बेस होता है वो उस मान लो अगर एक कीटोन और कार्बन के बीच में एस्टर के बीच में रिएक्शन हो रही है, तो जो कीटोन है उससे एसिड बेस रिएक्शन होती है। और ये जो कीटोन है, यहाँ पे कीटोन क्या है? एसीटोन, उसको किस में कन्वर्ट कर दिया? कार्ब एनाइन में। तो वही है फर्स्ट स्टेप जो है वो एसिड बेस रिएक्शन है। बेस कीटोन से H+ ले लेता है, उसको कार्बेनाइन में बदल देता है। आपको पता है कार्बेनाइन में क्यों बदला जाता है? क्योंकि कार्बेनाइन आगे जाके क्या? न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा। तो जो फर्स्ट स्टेप है एसिड बेस रिएक्शन है, और इस स्टेप में कार्बेनाइन या मैं कहूँ कि एक न्यूक्लियोफाइल का निर्माण होता है। न्यूक्लियोफाइल, अगर दो एस्टर मॉलिक्यूल है तो एक एस्टर मॉलिक्यूल कार्बेनाइन का निर्माण करेगा और दूसरा एस्टर मॉलिक्यूल सबस्ट्रेट का काम करेगा। तो और अगर एक एसीटोन और एक कीटोन है तो जो कीटोन है हमेशा वही कार्बेनाइन का निर्माण करेगा। इसीलिए यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मैंने एसीटोन से कार्बेनाइन का निर्माण करवाया है। ठीक है, अब ये कार्बेनाइन का निर्माण हो गया। अब ये कार्बेनाइन क्या करेगा? जो एस्टर मॉलिक्यूल है, दूसरा एस्टर मॉलिक्यूल है, उस पर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगी। ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करके कार्बन पे अटैक करेगा। ये आपका इंटरमीडिएट बन गया, टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट कहते हैं। फिर क्या होगा? ऑक्सीजन पे जो नेगेटिव चार्ज आया है वो शिफ्ट होगा और OC2H5 निकल जाएगा। ये OC2H5 निकल गया और आपको फाइनली ये डाइकीटोन एज अ प्रोडक्ट मिल गया। बच्चों, ये तो एक एस्टर और कीटोन की रिएक्शन आपने देखी। दो एस्टर मॉलिक्यूल की रिएक्शन भी आप देखिए कि आपको फाइनली क्या प्रोडक्ट मिलता है। आप पाएंगे कि बीटा कीटो एस्टर विल बी द फाइनल प्रोडक्ट इफ वी टेक 2 एस्टर मॉलिक्यूल फॉर कंडेंसेशन पर्पस। तो अगर एक एल्डिहाइड, एक कीटोन और एस्टर लेते हैं तो डाइकीटोन मिलते हैं, लेकिन अगर एक एस्टर और दूसरा भी एस्टर ही मॉलिक्यूल हो तो बीटा कीटो एस्टर फाइनल प्रोडक्ट के रूप में मिलता है। तो आपको क्लेजन कंडेंसेशन में अगर मैं एक ब्रीफली वापस बताऊं तो किस किस के बीच में हो सकता है? दो एस्टर मॉलिक्यूल, एक एस्टर और एक कीटोन मॉलिक्यूल। किसकी प्रेजेंस में होता है? बेस की प्रेजेंस में होता है।
प्रोडक्ट क्या मिलता है, अगर एक इस एस्टर और कीटोन मॉलिक्यूल है तो डाइकीटोन फाइनल प्रोडक्ट होता है, और अगर एस्टर के मॉलिक्यूल के बीच में ही कंडेंसेशन होता है तो बीटा कीटो एस्टर फाइनल प्रोडक्ट के रूप में मिलता है। तो ये हो गई आपकी क्लेजन कंडेंसेशन रिएक्शन। बच्चों दूसरी नेक्स्ट रिएक्शन है क्लेजन रिएक्शन। ये डाइल्यूट बेसिक मीडियम में होती है, एरोमेटिक एल्डिहाइड या कीटोन के द्वारा दी जाती है। एरोमेटिक एल्डिहाइड और कीटोन किसी कार्बनिक यौगिकों के साथ कंडेंस होकर अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड बनाते हैं। इसे क्लेजन रिएक्शन या क्लेजन श्मिट रिएक्शन कहते हैं। ये बिल्कुल एल्डिहाइड की तरह ही, जो एल्डोल कंडेंसेशन है उसकी तरह ही रिएक्शन है। फॉर एग्जांपल जब एसिटाल्डिहाइड का बेंजल्डिहाइड के साथ कंडेंसेशन हो रहा है तो सिनेमाल्डिहाइड का निर्माण हो रहा है। मैकेनिज्म देखिए, बेस में एक जो एल्डिहाइड मॉलिक्यूल है एसिड बेस रिएक्शन होगी और कार्बेनाइन का निर्माण हो गया। ये एसिड बेस रिएक्शन से कार्बेनाइन का निर्माण हो गया। दूसरी स्टेप में ये कार्बेनाइन दूसरा जो मॉलिक्यूल है उस पर अटैक करेगा और ये इंटरमीडिएट बना देगा। इस इंटरमीडिएट का क्या हो जाएगा, फिर प्रोटोनेशन हो गया। प्रोटोनेशन होने के बाद डिहाइड्रेशन होकर आपको फाइनली अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड एज अ फाइनल प्रोडक्ट मिल गया। तो इसकी जो मैकेनिज्म है वो सिंपल एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन के आधार पर ही होती है। बच्चों यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो बेंजल्डिहाइड है उसके पास अल्फा एच है ही नहीं, जबकि जो एसिटाल्डिहाइड है केवल उसके पास अल्फा एच है। तो जो कार्बेनाइन का निर्माण करेगा वो सिर्फ एसिटाल्डिहाइड ही कर सकता है, बेंजल्डिहाइड कार्बेनाइन का निर्माण कर ही नहीं सकता है। तो न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कौन सा करेगा, एसिटाल्डिहाइड, जबकि जो बेंजल्डिहाइड है वो सबस्ट्रेट की तरह काम करेगा। तो ये हो गई क्लेजन श्मिट रिएक्शन। अब बच्चों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन की हम स्टडी करते हैं, रिफ्रोमेटेस्की रिएक्शन। रिफ्रोमेटेस्की रिएक्शन से काफ़ी कम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें क्या होता है, मेटेलिक जिंक व ईथर। आप देख रहे हैं कि मेटेलिक जिंक व ईथर की प्रेजेंस में किस किस के बीच में रिएक्शन होती है, कार्बोनिल कंपाउंड और अल्फा हेलो एस्टर के बीच में रिएक्शन होती है। तो इसमें क्या होता है आपको मैं वापस बता देती हूँ, किसकी प्रेजेंस में, मेटेलिक जिंक व ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है पहली चीज़। और किन किन के बीच में रिएक्शन होती है, कार्बोनिल कंपाउंड और अल्फा हेलो एस्टर के बीच में रिएक्शन होती है। और आपको मिलता क्या है, बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर फाइनल प्रोडक्ट के रूप में मिलता है। वापस मैं बता देती हूँ, जिंक व ईथर के बीच में की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है, कार्बोनिल कंपाउंड और अल्फा हेलो एस्टर के बीच में रिएक्शन होती है, और बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर फाइनल प्रोडक्ट होता है। यहाँ पे आपको एक एग्जांपल दिख रहा है एसीटोन की रिएक्शन, इथाइल ब्रोमो एसीटेट या अल्फा ब्रोमो एस्टर के साथ कराई जाती है। तो आप देख रहे हैं कि इथाइल 3 हाइड्रोक्सी 3 मिथाइल ब्यूटेनॉइड फाइनल प्रोडक्ट के रूप में मिला। ये एक बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर है, क्योंकि देखिए एस्टर ग्रुप से जिस कार्बन से जुड़ा है वो अल्फा कार्बन है, उसके पास वाला बीटा कार्बन है। तो बीटा कार्बन से हाइड्रोक्सी ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो इसीलिए मैं इसे क्या कह सकती हूँ, बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर। तो अगर ये कई कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है कि जो रिफ्रोमेटेस्की रिएक्शन है उसमें फाइनल प्रोडक्ट क्या मिल रहा है, तो बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर फाइनल प्रोडक्ट के रूप में मिलता है। अगर बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर मीडियम अम्लीय है या उसे गर्म किया जाए तो तुरंत वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है, डिहाइड्रेशन हो जाता है और अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एस्टर का निर्माण हो जाता है। देखिए ये जो हमें बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर मिला था उससे डिहाइड्रेशन हुआ और हमें अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एस्टर की प्राप्ति हो गई। तो रिफ्रोमेटेस्की रिएक्शन में या तो बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा या अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एस्टर फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा। अब हम इसकी मैकेनिज्म देख लेते हैं कि किस तरह से ये रिएक्शन प्रोग्रेस करती है। सबसे पहले जिंक और जो अल्फा हेलो एस्टर हम ले रहे हैं उसके बीच में रिएक्शन हो रही है। ये देखिए जिंक और अल्फा हेलो एस्टर के बीच में रिएक्शन हो रही है, जिंक और अल्फा हेलो।
और आपको ये कंपाउंड मिल रहा है। बच्चों ये जो कंपाउंड है ये एक तरीके से ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है। इसमें आप देख रहे हैं कि जिंक और कार्बन के बीच में बॉन्ड्स का, पोलर बॉन्ड का निर्माण हो गया है। जिस तरह से GR ग्रीनियर रिएजेंट ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड होता है, इसी तरह से जिंक और अल्फा हेलो एस्टर की आपस में अभिक्रिया होकर जिंक का ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड बनता है। तो ये क्या बन गया हमारा, जिंक का ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड बन गया। अब जो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है, आपको पता है कि वो न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करते हैं। उसमें जिस कार्बन से मेटल जुड़ा होता है वो नेगेटिवली चार्ज होता है। आप देखिए इस कार्बन से मेटल जुड़ा हुआ है, तो ये कार्बन क्या हो गया, नेगेटिवली चार्ज हो गया, और इस वजह से ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर सकता है। तो ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा, और जो कीटोन है वो क्या करेगा, सबस्ट्रेट की तरह काम करेगा, और उस पर न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा और आपका ये इंटरमीडिएट बन जाएगा। जब इसका प्रोटोनेशन होगा तो आपको बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर मिल गया, और फाइनली डीहाइड्रेशन से अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एस्टर का निर्माण हो गया। तो ये जो रिएक्शन है वो इसीलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसमें ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड बनता है जिंक का। तो ये काफ़ी कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है कि जिंक का ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड बनता है या किसका बनता है, तो जिंक का ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड बनता है। अब बच्चों इस जो रिफ्रोमेटेस की रिएक्शन है इसमें कई क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पहली बात तो हम जिंक की क्यों लेते हैं, मैग्नीशियम क्यों नहीं लेते हैं। तो इसका कारण ये है कि जो मैग्नीशियम के ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स हैं वो इतने रिएक्टिव होते हैं, उनकी रिएक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है कि जो एस्टर से ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड बना वो दूसरे ही एस्टर मॉलिक्यूल पे अटैक कर देता है, और हमें एस्टर मॉलिक्यूल का कंडेंसेशन मिल जाता है बजाय कि एक एस्टर और केटोनिक मॉलिक्यूल के कंडेंसेशन से। इसीलिए मैग्नीशियम के ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड का निर्माण नहीं करते हैं, जिंक का करते हैं, क्योंकि जो जिंक के ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है उनकी रिएक्टिविटी बहुत ज़्यादा नहीं होती है। ठीक है, तो ये जो चीज़ है ये क्वेश्चन काफ़ी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछा जाता है, और हो सकता है आपके भी एग्ज़ाम में कुछ इस तरह से कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाए। तो ये तो जो कंडेंसेशन रिएक्शन हो गई, एक तरीके से किस किस का कंडेंसेशन हो रहा है, कीटोन का और एस्टर का कंडेंसेशन हो रहा है रिफ्रोमेटेस की रिएक्शन में मेटेलिक जिंक की प्रेजेंस में। अब आती है टिशेंको रिएक्शन, जिसे हम पहले भी पढ़ चुके हैं। हम जल्दी से देख लेते हैं कि होती क्या है। जितने भी एल्डिहाइड होते हैं उनका कंडेंसेशन अगर एल्युमिनियम इथॉक्साइड की प्रेजेंस में कराया जाता है तो जो रिएक्शन होती है उसे टिशेंको रिएक्शन कहते हैं, और एस्टर का निर्माण होता है। ये कैनिजारो की तरह होती है, एक मॉलिक्यूल का तो ऑक्सीडेशन होगा और एक का रिडक्शन होगा, जिससे कि अम्ल और अल्कोहल जो बनते हैं वो आपस में क्रिया करके एस्टर का निर्माण कर लेते हैं। तो ये एक तरीके से एल्डिहाइड की कैनिजारो रिएक्शन हो गई। दो मॉलिक्यूल आप देख रहे हैं एसिटाल्डिहाइड के लिए, अगर मैं इसका कराऊंगी तो इससे अम्ल जो बनेगा वो एसिटिक अम्ल बनेगा, और जो अल्कोहल बनेगा वो इथेनॉल बनेगा। और एसिटिक अम्ल और इथेनॉल की जब एस्टरिफिकेशन कराते हैं तो कौन सा एस्टर मिलता है, इथाइल एसीटेट, तो आप फाइनल प्रोडक्ट बना देंगे। इसी तरह प्रोपियनएल्डिहाइड का जब टिशेंको रिएक्शन कराई जाती है तो प्रोपाइल प्रोपियोनेट बनता है। तो ये जो रिएक्शन है एल्डिहाइड के कंडेंसेशन की रिएक्शन है, पर्टिकुलरली कैनिजारो रिएक्शन की तरह रिएक्शन ये होती है, और इसमें एस्टर फाइनल प्रोडक्ट के रूप में बनता है। अब हम देखते हैं हेलोफॉर्म रिएक्शन, जो कि कार्बोनिल कंपाउंड की काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और वैसे भी काफ़ी इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है। उस अभिक्रिया को हेलोफॉर्म अभिक्रिया कहते हैं जिसमें एक कार्बनिक यौगिक हेलोजन व क्षार से क्रिया करके हेलोफॉर्म का निर्माण करता है। ठीक है, हेलोफॉर्म क्या होते हैं, CHX3, चाहे CHCl3 ले लो, CHI3 ले लो, CHBr3 ले लो, ये हेलोफॉर्म कहलाते हैं। पहली बात तो कि हेलोफॉर्म क्या हो गए, आप देख लीजिए CHX3 ये हेलोफॉर्म होते हैं। X क्या हो सकता है, Cl भी हो सकता है, Br भी हो सकता है और I भी हो सकता है। तो हेलोफॉर्म का निर्माण हेलोफॉर्म रिएक्शन में होता है, और किसकी प्रेजेंस में होता है, बेस व हेलोजन की प्रेजेंस में होता है। बेस व हेलोजन की प्रेजेंस में होता है, और किसके द्वारा होता है, वे ग्रुप जिसमें कि CH3CO समूह हो,
ये वाला समूह वो कार्बोनिल कंपाउंड्स हेलोफॉर्म का निर्माण करते हैं। तो हम देखते हैं एग्जाम्पल एसीटोन। एसीटोन में आपको मिल गया CH3CO समूह। इसका मतलब ये है कि ये हेलोफॉर्म रिएक्शन देंगे। रिएक्शन कराई हेलोजन से जो कि I2 है, बेस लिया NaOH, हेलोफॉर्म बना CH3 और ये पीले रंग का प्रेसिपिटेट होता है। सोडियम एसीटेट बना, 3 मॉलिक्यूल सोडियम आयोडाइड के बने और 3 वाटर मॉलिक्यूल बने। तो आपने एसीटोन का जब हेलोफॉर्म रिएक्शन करवाई I2 और NaOH से तो CH3 का निर्माण हुआ। इसे कहते हैं आइडोफॉर्म। अगर क्लोरीन होता है तो क्लोरोफॉर्म और अगर ब्रोमीन होता है तो ब्रोमोफॉर्म। तो आइडोफॉर्म पीले रंग के प्रेसिपिटेट के रूप में मिलता है। अतः इस अभिक्रिया को आपको ये समझ में आ गया कि इस अभिक्रिया के लिए CH3CO समूह उपस्थित होना चाहिए। तो इस अभिक्रिया का यूज CH3CO समूह के परीक्षण के लिए भी किया जाता है, क्योंकि इससे आइडिया लगता है कि ये समूह प्रेजेंट है कि नहीं है। अब हम इसकी मैकेनिज्म देख लेते हैं कि ये रिएक्शन होती किस तरीके से है। ये हो गया आपका कार्बोनिल कंपाउंड जिसमें CH3CO समूह है। बेस की प्रेजेंस में अगर हेलोजन से रिएक्शन कराई जाती है तो जो अल्फा पोजीशन है उसके तीनों हाइड्रोजन हेलोजन से रिप्लेस हो जाते हैं। होगा क्या, OH माइनस है वो अल्फा पोजीशन वाले H को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और नेगेटिव चार्ज I2 मॉलिक्यूल पर अटैक करेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, हाइड्रोजन आयोडीन से रिप्लेस हो जाएगा। ऐसा चलता जाएगा और एक एक करके तीनों हाइड्रोजन आयोडीन से रिप्लेस हो जाएंगे। तो ये देख रहे हैं I3 हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है कि जो OH हमने बेस ले रखा है ये इस पर न्यूक्लियोफिलिक अटैक करता है और आपको ये इंटरमीडिएट बन जाता है। अब ये अनस्टेबल इंटरमीडिएट है क्योंकि ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, तो ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज ऐसे मूव करता है और ये बॉन्ड टूट जाता है और आपको CI3 माइनस और ये अलग हो जाता है। आप इसका फिर प्रोटॉन ट्रांसफ़र होके फाइनली आइडोफॉर्म का निर्माण हो गया। तो ये देखिए मैकेनिज्म हो गई, आइडोफॉर्म आपका बन गया। एक बार जल्दी से मैकेनिज्म वापस देख लेते हैं। फर्स्ट स्टेप में तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की मदद से तीनों जो हाइड्रोजन है वो आयोडीन से रिप्लेस हो गए बेस की प्रेजेंस में। सेकेंड स्टेप में बेस न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर रहा है। फर्स्ट स्टेप में बेस की तरह काम कर रहा है। सेकेंड स्टेप में न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है, कार्बोनिल कंपाउंड पे अटैक करता है और इंटरमीडिएट बनता है। इंटरमीडिएट में ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है वो मूव करता है तो CI3 माइनस अलग हो जाता है। फिर इस पर प्रोटॉन का जुड़ जाता है प्रोटॉन और फाइनली हमें आइडोफॉर्म फाइनल प्रोडक्ट के रूप में मिल जाता है। तो ये हो गई हेलोफॉर्म रिएक्शन ऑफ दोज कार्बोनिल कंपाउंड विच हैव कौन सा ग्रुप, CH3CO ग्रुप। ये ग्रुप प्रेजेंट होना ज़रूरी है। तो ये हो गई आज की लास्ट रिएक्शन। तो आज हमने कुछ इम्पॉर्टेंट रिएक्शन पढ़ी, जल्दी से देख लेते हैं वो कौन कौन सी थी। हमने आज ग्रिग्नियर रिएजेंट के साथ पढ़ी, एसिटाइलहाइडो के साथ पढ़ी, पॉलीमराइजेशन रिएक्शन पढ़ी, फिर क्लेजन कंडेंसेशन पढ़ा, क्लेजन रिएक्शन पढ़ी, फिर रिफ्रोमेटेस की रिएक्शन देखी जो ऑर्गेनोमेटेलिक रिएक्शन है, टिशंको रिएक्शन देखी और फाइनली लास्ट में हमने हेलोफॉर्म रिएक्शन देखी। तो स्टूडेंट आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।